नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे और इस बात से वाकिफ होंगे कि माफिया अतीक अहमद की और उसके भाई की प्रयागराज में कल रात 10 बजे हत्या कर दी गई। जब वो पुलिस की कस्टडी में था और उसको इलाहाबाद के केल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था चेकअप के लिए। जैसा कि एक अपराधी को ले जाया जाता है, पहले उससे घंटों पूछताछ होती है, फिर उसको कुछ तकलीफ होती है तो उसका एक रेगुलर चेकअप होता है, प्रोसेस होता है। उसके तहत उसको ले जाया जा रहा था। तो इलाहाबाद का जो प्रयागराज का जो केल्विन हॉस्पिटल है, उसके बाहर जैसे ही अतीक अहमद की गाड़ी पहुंची तो 3 शार्प शूटरों ने मतलब 3 युवकों ने, बिल्कुल नौजवान थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई क्योंकि जब वो वहां उतरा और वहां तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं ना, तो पत्रकारों के वेश में ये लोग पहुंचे थे, ये शूटर पत्रकारों के वेश में पहुंचे थे। इनके गले में जो एक कार्ड होता है, आई कार्ड वगैरह जो दिया जाता है कंपनी की ओर से, वो सब था इनके पास, गन माइक था। और पुलिस अभिरक्षा में जब वो खड़ा होकर बाइट दे रहा था तो पीछे से उसके भाई पर, अशरफ पर और अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई। अब ये घटना तो कल रात की है और आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, तो मैंने भी दरअसल ये सोचा कि मैं कुछ मेरे पास डिटेल्स आ जाएं तो उसके बाद ही मैं इस पर बात करूं तो ये उचित रहेगा। देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई है इस पर तो सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वालों में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने कानून व्यवस्था को कहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। एक अपराधी का इस तरह से मर्डर हो जाना, क्योंकि उसको भी उसने भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी थी कि उसको डर था कि उसका मर्डर किया जा सकता है। बहरहाल उसके साथ पूरी सिक्योरिटी थी। तो उसके अलावा मायावती मायावती ने भी यही सब सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी तो बैरिस्टर हैं, तो कानून के हवाले से कुछ कह रहे थे। बात यह है कि इस तरह से हत्या हो जाना, इसको कई एंगल से देखा जा रहा है और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि इसने कहा था कि उसके आईएसआई के साथ लिंक है। उसको जो हथियार, जो वेपन्स मिलते हैं, वो सीमा पार से आते हैं। उसने ये भी कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो मैं वो जगह दिखा सकता हूँ, कहाँ पर वो ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं, लश्कर से उसके संबंध बताए जाते हैं, लश्कर ए तैयबा से। ये उसने खुद कहा है, ये चार्जशीट में है। तो उससे एनआईए ने भी पूछताछ की थी कि ज़ाहिर है एनआईए जो इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, उस पर वो बहुत बड़ी बारीकी से जाँच करती है, एनआईए ने भी उसकी जाँच की। हालाँकि वो एनआईए के साथ जाँच में कोऑपरेट नहीं कर रहा था और बार-बार इधर-उधर की बातें कर रहा था। तो बहरहाल ये जो 3 लड़के आए अचानक और पुलिस की अभिरक्षा में ही पीछे से गोलियाँ मार दी, इससे मतलब पूरा इलाका दहल गया। और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने इस तरह के सीन जो है फ़िल्मों में देखे होंगे और इस तरह से मर्डर किया गया और इससे मतलब बहुत से लोग तो शायद, क्योंकि ऐसे होते हैं कि जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वो इस सीन को देख भी नहीं पाए होंगे और देखना भी नहीं चाहिए। अब मेरे पास भी वो वीडियो है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, तो फिर उसको यूट्यूब ब्लॉक भी कर देता है, तो वो ठीक नहीं लगता। अब ये जो 3 लड़के आए थे जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका नाम लवलेश है, एक का नाम सनी है, एक का नाम कोई मौर्य है। तो ये 3 लोग इन्होंने घटना के बाद सीधे-सीधे सरेंडर कर दिया, हाथ उठा के, और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पूछताछ में भी इन लड़कों ने कोई ऐसी बात नहीं बताई है, लगातार इनसे अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। उसमें एक लड़का बांदा का बताया जाता है, मतलब ये यूपी के यूपी के बांदा का, और एक लड़का कासगंज का बताया जाता है और एक जो है, एक हमीरपुर का बताया जाता है। ठीक है? तो ये तीनों लड़के आए थे, वेल प्लान्ड तरीके से आए और इन्होंने मर्डर किया। और जब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है तो ये सही सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे, बल्कि भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने
मतलब ये कह रहे हैं कि हमको कब तक हम ये शूटर बने रहते छोटे-मोटे और सुपारी लेकर ये लोगों की हत्या करते। हमको भी तो बड़ा बदमाश बनना है। अब इस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो कोई इन्होंने कुछ खास ऐसी बात मीडिया को अभी तक नहीं बताई, ठीक है? पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के फौरन बाद, क्योंकि इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा था ना कि यूपी में कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं है, वही टीवी चैनलों पर रात में यही सब चलता रहा और टीवी चैनल इससे माइलेज भी हासिल करते रहे, जैसा कि होता है कि वो अपना एक होता है ना टीआरपी का, तो उसमें वो जितना ज़्यादा उसी एक-एक जब वो गोली मारी गई, जब वो जब वो विज़ुअल दिखाया जा रहा था, तो बार-बार उसको रिपीट कर रहे थे और क्रेडिट भी ले रहे थे कि ये तस्वीर हमने सबसे पहले दिखाई है। ये भी एक छिछलापन है, इसको हम एप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब वहाँ पर इतने लोग थे, तो मीडिया पहुँच जाता है और ये भी मीडिया के वेश में ही आए थे कि उनको पता होगा, इन्होंने प्लानिंग की होगी तो किसी ने बताया भी होगा कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आए तो और एक होता क्या है ना कि मीडिया वालों में एक वो होता है कि भई आप हमको कैसे रोक सकते हैं? तो पुलिस वाले भी कुछ ज़्यादा नहीं कहते उनसे। ठीक है भाई, तो उस गलतफ़हमी में ये सब हुआ है। अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने उन्होंने बिल्कुल 17 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है और जो थाना प्रभारी था, उसको वहाँ से जिला बदर कर दिया है। उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, तो ये सब कैसे हो गया? तो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा संजीदा है और उन्होंने बहुत कुछ किया है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और पिछली बार जब वो चुनाव जीते थे अभी इस विधानसभा चुनाव जीते थे, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यही कहा, सब कुछ कहा लेकिन सबसे पहले ये कहा कि योगी जी ने कानून व्यवस्था पर बड़ा अच्छा काम किया है। हमने खुद लोगों से बात की थी, तो ये बातें सामने आई थी। कानून व्यवस्था को लेकर वो ज़ीरो टॉलरेंस की योगी जी ने अपनाई है। तो एक्शन हो रहा है और ये दिखाने की कोशिश मतलब जो मीडिया कर रहा है कि नहीं ये तो कानून ये सिक्योरिटी में लैप्स था, ये था, वो था। कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अखिलेश यादव, ओवैसी और मायावती जैसे लोग। देखिए, अखिलेश किस मुँह से कह रहे हैं? अखिलेश के कोई इस बात पर हँसी आती है कि मुलायम सिंह के शासनकाल में ही इस अतीक अहमद की ग्रूमिंग हुई। मतलब सबसे ज़्यादा ये समाजवादी पार्टी से ही एमएलए बना। ये 5 बार का एमएलए है। तो ये 4 बार समाजवादी पार्टी से रहा और 1 बार ये अपना दल से रहा और फिर लोकसभा तक भी अतीक अहमद को किसने पहुँचाया? समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट से इलाहाबाद, जो प्रयागराज है इसको कहते हैं। वहाँ से और उसके भाई जो जिसका जो भाई अशरफ है, जिसको मारा गया साथ में, वो भी फूलपुर से वो भी इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ा था और राजू पाल से हार गया था, तो बाद में उसका मर्डर भी किया इन लोगों ने। 100 से ज़्यादा केसेज़ इस पर थे। तो किसी अपराधी के मारे जाने पर देखिए होता क्या है, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। देखिए कानून व्यवस्था तो अपनी जगह पर है, कानून के हिसाब से ही देश चलता है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे अपराधी कानूनों के लचीलेपन का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हमारा कानून बहुत लचीला है। उसमें बहुत सारे सुराख हैं, होल्स हैं, उनका ये फ़ायदा उठाते हैं और कभी बीमारी होने का बहाना बना लिया तो अस्पताल में जाके भर्ती हो गए, कभी कहा हमारी तबीयत खराब है। और फिर वकील भी इन लोगों के लिए खड़े रहते हैं और सबसे बड़ा देखिए इसके बाद खौफ ऐसा था इस आदमी का कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती तो जजेज इसकी सुनवाई के लिए तैयार नहीं होते थे और कहते थे कि क्योंकि ये सबको अपनी-अपनी जान का खतरा था ना, तो कई इसका कई वकील इसका केस नहीं लड़ना चाहते थे। मतलब इस तरह से था कि इसका खौफ बहुत ज़्यादा था। तो कुल मिला के ये जो हत्या हुई है, इसका तो मर्डर हुआ है, इसके बेटे असद का तो एनकाउंटर हुआ था झांसी में। तो ये एनकाउंटर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं एनकाउंटर है, लेकिन एनकाउंटर नहीं है, ये तो इसकी हत्या की गई है। अब कैसे की गई है, क्या की गई है, कौन इसके पीछे था, इसके इन्वेस्टिगेशन के तार तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि इसके तार कहाँ-कहाँ जुड़े हुए, कहाँ से ये आए थे और ये किससे मोटिवेटेड थे, किसके कहने पर इन्होंने मर्डर किया। अभी तक तो ये कातिल जो है, कोई सही बातें नहीं बता रहे हैं। और देखिए शाइस्ता परवीन जो उसकी वाइफ है अतीक की, वो कह रही है कि जिंदा रही तो मैं इंतकाम लूँगी, जिंदा रही तो मैं बदला लूँगी। ये भी उसने कहा है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या है कि अ, बेहतर होता कि कानून व्यवस्था के तरीके से इससे निपटा जाता, कानून के हिसाब से। लेकिन कानून में आप जानते हैं बहुत सारे छिद्र हैं, लंबा चलता है कि इस तारीख पड़ती है और ये 60 साल का है अतीक अहमद, इसके 40-45 साल का इसका करियर है।
जराइम पेशा आदमी है, किसी ज़माने में ये भैंसे चराता था, तो उसके बाद धीरे-धीरे उसके पास पैसा हुआ, ज़मीनों पर कब्ज़े करता था और किसी अगर ज़मीन पर उसकी एक बार नज़र पड़ जाती थी, तो फिर वो ज़मीन ये हासिल करके रहता था, इसको कब्ज़ा करके रहता था और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बहुत सारे कारनामे हैं इनके, सिम्पैथी तो कभी नहीं हो सकती ऐसे लोगों से, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, क्योंकि अब कानून हमारे वहाँ जो लचीला इतना है, तो ये किसी ने आके इस तरह की हरकत कर दी, मगर अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी कि कहाँ किससे तार जुड़े हुए हैं हत्या के, कौन है इसका मास्टरमाइंड, किसने इसको सुपारी देके मरवाया क्योंकि ये तो सुपारी किलर है। ये जो भाड़े के जो लोगों ने मारा है, इन 3 लड़कों ने, ये कहाँ से आए थे? ये सारी जाँच अभी हो रही है। लेकिन फिलहाल इन्होंने ऐसी कोई बात कबूल नहीं की है, बल्कि ये पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको तो अ, बड़ा बदमाश बनना है, जैसे अतीक अहमद, है ना? इस तरह का बदमाश बनना है, हम कब तक शूटर बन के काम करें। ये अ, योगी राज में अब तक बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत से लोगों को बदमाशों को मार गिराया गया है और इस कड़ी में एक एनकाउंटर असद का भी हुआ, जो उसका बेटा था और अब अतीक अहमद को भी उसका भी काम तमाम हो गया है। अब इस पर जैसे-जैसे डिटेल आएँगी, जैसे-जैसे कुछ नई जानकारी आएँगी, मैं कोशिश करूँगा आपसे उसको शेयर करूँ। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।